गुड मॉर्निंग। सोशल मीडिया के बढ़ने से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है, बल्कि पूरे समाज, देश विदेश में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, उसका खबर हम लोग तुरंत मिनटों में आदान प्रदान हो जाता है। आज का वीडियो था ठंड के दिनों में ब्रेन हेमरेज, लकवा, फालिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ जाती है। आप लोग भी देखते होंगे और सुनते होंगे कि जैसे जैसे ठंड आता है नज़दीक पास, वैसे वैसे गाँव में, शहरों में हर घर दो घर पे आपको फालिस का, ब्रेन स्ट्रोक का, लकवा का मरीज मिल जाएगा। आपको सुनने में मिलेगा कि इसको हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। जितनी भी बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट का क्लिनिक होता है, आईसीयू वगैरह सब चीज़ फुल रहता है जैसे जैसे ठंडा बढ़ता है। वो भी केवल स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक के मरीजों से। वहीं इसको अगर हम लोग सही समय पर जागरूक हो जाएं इसके प्रति, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, जीवन बचा सकते हैं और इसको होने से रोक सकते हैं। इसको रोकना हमारे और आपके हाथ में है, लेकिन इसको बढ़ाना और भी हमारे और आपके हाथ में है। कैसे रोकेंगे हार्ट अटैक को, कैसे ब्रेन हेमरेज को, स्ट्रोक को ठंड के दिनों में, क्या क्या ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगा, किस किस विषय पे जागरूक होना पड़ेगा, इसी कड़ी में आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूकता अभियान में आज का जो टॉपिक है, ठंड के दिनों में क्यों धड़ाधड़ 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 हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, फालिस, लकवा या फिर हार्ट अटैक, सडन कार्डिक अरेस्ट की मरीजों की संख्या बढ़ी है, इसको समझना जरूरी है। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में इसके पहले वीडियो बनाए थे। वैसे ही हाइपरटेंशन के विषय में, बीपी, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है जो मनुष्य के शरीर में छुपा रहता है और पता नहीं लगता है। कि दो तरह के मरीज मिलेंगे आपको। एक मरीज मिलेंगे जो बीपी का इलाज कराते हैं, बीपी का दवा खाते हैं रेगुलर। एक अलग तरह का मरीज का कैटेगरी है जो बीपी का दवा खाता है, कंट्रोल होता है, फिर छोड़ता है, फिर खाता है, फिर छोड़ता है, थुथुरलॉजी करता है। थुथुरलॉजी के बल पे बीपी को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। एक बार फालिस मार दिया, दो बार स्ट्रोक मार दिया, घटना के बाद भी उसका दिमाग दुरुस्त नहीं होता है और वह अपना थेथोलॉजी नहीं छोड़ते हैं। वैसे मरीज बार बार चपेट में आते हैं हाइपरटेंशन के चलते, जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसके। और एक मरीज जो होता है वह अनभिज्ञ है कि हमको बीपी है, हमको ब्लड प्रेशर है, उसको माथा में दर्द हुआ तो माथा का दर्द का दवा खा लिया, कभी चक्कर आया, कभी उल्टी हुआ तो गैस का दवा खा लिया, लेकिन वह कभी बीपी का इलाज नहीं कराया है, तो वह अनडायग्नोस है। तीनों मरीज का कैटेगरी अलग है, तीनों का बचाव का रास्ता अलग है, तीनों का समझने का रास्ता अलग है। जागरूक करना पड़ेगा। 40 साल के बाद, जैसे भी आप 25-30 के बाद भी अगर एज आपका है और आपके फैमिली में हिस्ट्री है बीपी का, जेनेटिक मटेरियल आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है बीपी का, तो आपको समय दर समय, हर महीना, 2 महीना, 3 महीना पर बीपी चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि यदि आप बीपी का दवा खाते हैं तो बीपी को कंट्रोल रखना है। बीपी एकाएक कम नहीं होता है, बीपी एकाएक बढ़ता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीपी का दवा खाएंगे तो बीपी एकाएक कहीं कम हो जाए तो चक्कर आके गिर जाए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बीपी का दवा जो होता है वेसोडाइलेटर होता है, जो आर्टरी जो नैरो हो जाता है ठंड के दिनों में या कभी भी जब सिकुड़ जाता है उसको फैलाने का काम करता है। आम भाषा में इसको समझिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो साइलेंट किलर है बीपी, और जब अनडायग्नोस्ड बीपी है तो वह उससे भी बड़ा घातक है। और यदि डायग्नोस है और उसमें दवा छोड़ छोड़ के खाते हैं, दवा को छोड़ छोड़ के खाते हैं, छोड़ते हैं, खाते हैं, छोड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, बढ़ाते हैं, वह सबसे ज़्यादा खतरनाक उसी लोगों को यह लपेटे में लेता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे चलने फिरने, उठने बैठने का जीवन काल हमारा कैसा होना चाहिए। हम इंसान हैं, हम अपना गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं तो उसको बड़ा हिफाजत से मोटर व्हीकल्स को रखते हैं, पोंछते हैं, उसमें टाइम टू टाइम ग्रीसिंग कराते हैं, तेल चेंज कराते हैं, लेकिन अपने शरीर, कीमती शरीर का कोई ख्याल नहीं है। हमको क्या खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कितना हमको एक्टिविटी करना है, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। हर काम में बैठ के या फिर लग्जरियस लाइफ में नहीं आना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। 30 मिनट आपको टहलना है, दौड़ना है, योग करना है। खाना में सोडियम वाला खाना कम खाना है, खाना में वसा युक्त खाना कम खाना है, तेलीय पदार्थ कम हो जाता है। ठंड के दिनों में क्या होता है, हम लोग ठंड के दिनों में क्या करते हैं कि आलू भर के
रोटी या फिर तेल वाला सामान या गाजर का हलवा या चिकन मटन खाना ज़्यादा कर देते हैं। ठंड के दिनों में ये भी कारण है बीपी बढ़ने का कि हमारा जो खान पान जो है वह ज़रा थोड़ा सा फैटी हो जाता है, अनहेल्दी खान पान हो जाता है। हम लोग ज़्यादा खाने के फेर में रहते हैं, जैसे गाजर का हलवा बना, चलो ठंडा आ गया है गाजर का हलवा खाएंगे, आलू पराठा खाएंगे, तो आप तो खाते हैं लेकिन उसके तुलना में अपना एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठंडा के चलते बाहर नहीं निकलते हैं, टहलते नहीं हैं, कंबल में छुपे रहते हैं। यह भी एक आउटडोर एक्टिविटी कम करने के चलते हमारा बॉडी जो है चेंज करता है, और ठंड के दिनों में जो वेसल्स आर्टरी है वो भी सिकुड़ जाते हैं, और उसके चलते भी हम अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तड़ातड़ जो है खाना में गरिष्ठ भोजन का सेवन कर रहे हैं। खाना में हम क्या है, देखिएगा हर चौक पे आपको मीट का दुकान, अंडा का दुकान, फास्ट फूड का दुकान, बर्गर का दुकान, पिज्जा का दुकान बढ़ गया है। पोल्ट्री फार्म का जो अंडा है वह ठंड के दिनों में लोग ज़्यादा सेवन करता है। चिकन मटन का दुकान ज़्यादा है। ताश, मुर्गा, स्टू, अनेक तरह के खाद्य पदार्थ हैं, उसके अनुसार हम अब उस शरीर को, अपने उस एनर्जी को, जो मतलब कि एक्टिविटी को बढ़ाते नहीं है, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है और फैट में डिपॉजिट होगा। जब फैट में डिपॉजिट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको प्लग बनेगा, आर्टरी के दीवारों में प्लग बनेगा तो आपको CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का संभावना होगा। या तो जो दीवार नैरो हो जाएगा वहाँ दीवार पे ब्लॉकेज होगा, दीवार पे रप्चर हो जाएगा, दीवार फट जाएगा, जब दीवार टूटेगा वहाँ पे तो ब्लड क्लॉट होगा, तो ब्लड क्लॉट वहाँ रहेगा, तो वहाँ पे आपको हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पे अगर रप्चर हुआ तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, या फिर वह क्लॉट जाके ब्रेन में भी स्ट्रोक पैदा कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और लकवा का मरीज इसलिए आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ठंड के दिनों में देखिए कि हर घर, 2 घर, 3 घर पे ठंड, गांव के जगहों पे क्या है, लकवा का मरीज है। और एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन। ठंड के समय में लोग एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है? जैसे दशहरा, दीपावली बीता, दीपावली में बहुत सारा पटाखा का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब खेत में धान की कटनी होती है तो लोग अपना पुआली वगैरह जलाता है। उसके बाद गांव में चाहे छोटे छोटे जगहों पे अलाव, आग जलाने के लिए व्यवस्था किया जाता है, जिससे पोल्यूशन होता है। जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा, अस्थमा और हार्ट का ट्रिगर का खतरा बढ़ जाएगा। तो पोल्यूशन भी 25% पोल्यूशन इफेक्ट करता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। हार्ट अटैक का संभावना बढ़ेगा, एरिथमिया का संभावना बढ़ा देता है। तो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है। इसलिए सडन कार्डियक अरेस्ट, डेथ, एनीमिया, स्ट्रोक, अस्थमा का पेशेंट ठंड के दिनों में बढ़ जाएगा। तो ठंड के दिनों में अपने खाना पीना पे परहेज करके, खाना पीना के सामानों पे पाबंदी लगाकर, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर, बीपी को कंट्रोल करके, शुगर को कंट्रोल करके, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर, यह सब चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी अपना घटा देंगे, एयर पोल्यूशन भी रहेगा, खाने पीने में भी गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल करेंगे, बीपी भी अनकंट्रोल रहेगा, तो ज़रूरी है कि ब्लड का जो वेसल्स है, जो आर्टरी है, वहाँ पे क्लॉट या नैरो होकर वहाँ पे प्लग बनेगा, नैरो होगा, और उसके चलते एटरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगा और वहाँ पे रप्चर हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को समझना पड़ेगा। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, और उसमें अगर ब्लॉकेज हो रहा है, प्लग जम रहा है, या किसी कारण के चलते कुछ हो रहा है, तो उसके चलते जो वहाँ पे आर्टरी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जो आर्टरी ले जा रही है, और वहाँ पे ब्लॉकेज होगा, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इसका मेन कॉज होता है। तो जब भी हमको कोई पेशेंट मिले, यदि ब्रेन स्ट्रोक का मिले, या फिर स्ट्रोक का मिले, या फिर हार्ट अटैक का मिले, या फिर कार्डियक अरेस्ट का मिले, तो जानते हैं कि आपको अब जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट के मरीजों में गोल्डन पीरियड जो होता है 7 से 8 मिनट होता है। यदि ब्रेन को ऑक्सीजन 7 से 8 मिनट तक नहीं मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है, और उसके बाद उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस गोल्डन हावर्स में बचाना होगा। डायग्नोज करना पड़ेगा कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो डेवलप नहीं हो रहा है, वेंट्रिकुलर
फिब्रिलेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है, हार्ट का पंपिंग रेट क्या है, ब्लड फ्लो कैसा है, हार्ट से ब्रेन को ब्लड फ्लो मिल रहा है कि नहीं, या सडन स्टॉप तो नहीं हुआ है, सडन कार्डिक डेथ हो सकता है अगर ये सब स्टॉप हो जाए, सारा एक्टिविटी समझ गड़बड़ा जाए, तो इसको समझना पड़ेगा। हाइपरटेंशन के विषय में आप लोग जानते हैं, बीपी है, बीपी का नॉर्मल वैल्यू, दो तरह का बीपी होता है, सिस्टोलिक बीपी और डिस्टोलिक बीपी। बीपी का नॉर्मल वैल्यू 120 होता है सिस्टोलिक, डिस्टोलिक जो होता है वह 80 होता है। तो जब इससे ज़्यादा हो जाए, जब इससे कम हो जाए, दोनों कंडीशन अलग अलग है। हाइपरटेंशन में जब 140 से 90 से ज़्यादा होता है तो सीवियर हाइपरटेंशन में मैंने पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाता है। और हाइपरटेंशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाइपरटेंशन का सिम्टम्स कैसे पहचाने है कि क्या क्या हो रहा है, किसी को सीवियर माथा में दर्द, हेडेक हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आँख से धुंधला दिखाई दे रहा है, नाक से ब्लड एकाएक आने लगा, नींद ठीक से नहीं लग रहा है, थायराइड के चलते हाइपरटेंशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग सिम्टम्स में रहेगा, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक मटेरियल है हाइपरटेंशन का, तो वैसे लोगों को हाइपरटेंशन हो सकता है। तो यदि कोई आदमी खाना में साल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, नमक इस्तेमाल ज़्यादा करता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसको यह सब रहेगा और सिम्टम जो बताएं वो सिम्टम होगा। WHO के आंकड़े के अनुसार, अभी 3-4 साल पहले का आंकड़ा है कि पूरे विश्व में 1.4 बिलियन लोग जो 30 साल से लेकर 80 साल के बीच में हैं, सफ़र कर रहे हैं हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन भी बहुत तरह का होता है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में आप देखिएगा कि चेस्ट पेन होता है, एंजीना होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट फेल्योर होने का चांस बढ़ता है, रेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, टेकिकार्डिया डेवलप हो सकता है और सडन डेथ भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हाइपरटेंशन हमको जेनेटिक आया है, माता पिता फैमिली हिस्ट्री है, उसके चलते हमको भी हाइपरटेंशन है, वह उस तरह के हाइपरटेंशन को हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब कि जो हमको पहले माता पिता या फिर जेनेटिक कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन हमको दूसरा कोई बीमारी हुआ, जैसे किडनी की बीमारी हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है, लीवर की बीमारी हो गई है, और उसके चलते या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जीवी वगैरह में, लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके चलते या फिर मैंने दूसरे बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से जो हमारे शरीर में बीपी बढ़ रहा है, उसको हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। एक होता है हाइपरटेंशन व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जब मरीज जो है घर पे उसका बीपी ठीक रहेगा, जैसे वो अस्पताल में जाएगा उसका बीपी एक बार पारा बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है कि जब मरीज अस्पताल में जब तक रहेगा उसका बीपी कंट्रोल रहेगा, उसको डर भय नहीं रहेगा कि हमको अब कुछ नहीं हो सकता, हम अस्पताल में हैं, हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे घर जाता है उसका बीपी बढ़ जाता है। एक होता है निक्टर्नल हाइपरटेंशन, जिसमें मरीज सोया रहेगा और रात में एक बीपी बढ़ जाएगा। तो इस तरह का बीपी होता है। इससे मोस्ट कॉमन जो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सबसे ज़्यादा एसेंशियल, उसमें भी एक कैटेगरी है कि 140/90 है तो फर्स्ट स्टेज है, 50/90 है। इमरजेंसी हाइपरटेंशन को समझेंगे। जब इमरजेंसी हाइपरटेंशन, जब पेशेंट का बीपी 180/100 110 से ऊपर हो जाता है तो वह समझिए इमरजेंसी हाइपरटेंशन है। उसमें मरीज का कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। उस मरीज को तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, बीपी को कंट्रोल करना है। लेकिन वहीं यदि प्रेग्नेंट औरत है तो वह इमरजेंसी हाइपरटेंशन का पारा जो 180/110 था वो घर के 160/100 हो जाता है। यदि किसी प्रेग्नेंट औरत का भी बीपी जो है 160/100 है तो समझिए कि वो भी इमरजेंसी कंडीशन में आएगा, उसको समझना पड़ेगा। यदि हम लोग हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं समय पे तो उसके चलते एटेरियल फेब्रिलेशन हो सकता है, किडनी का बीमारी हो सकता है, CKD हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, दिमाग से मेमोरी लॉस हो सकता है, CAD हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकता है जिसमें हाथ और पैर के आर्टरी में वेसल्स में ब्लॉकेज होने लगता है, जिससे ब्लॉकेज होने के चलते उसके पैर हाथ में और अनेक तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो यदि ठंड के दिनों में या कभी भी हम इस सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो बीमारी से बच सकते हैं। तो खास करके ठंड के दिनों में यदि बीपी, हाइपरटेंशन, फालिस, लकवा,
स्ट्रोक से बचना है तो फिजिकल एक्टिविटी को दुरुस्त रखना पड़ेगा, बीपी को कंट्रोल रखना पड़ेगा, खान पान में संयम रखना पड़ेगा। जिस हिसाब से खाएंगे उस हिसाब से मेहनत करेंगे, तभी हम इस पर विजय पा सकते हैं। आज का जो वीडियो था यह जागरूक करने के लिए था कि ठंड के दिनों में बीपी, स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज की संख्या क्यों बढ़ जाती है, मरीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे दिनचर्या रखेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे सोएंगे और कैसे स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद।